हे गाइस यार, वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो गाइस यार, आज की वाली वीडियो भी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है पीरियोडिक टेबल और उसके सारे प्रॉपर्टीज़। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और गाइस, अगर आपको मेरी थोड़ी सी स्पीड कम लगती है तो आप थोड़ा सा वीडियो का जो स्पीड होता है जिसको 1.5 या 1.75 तक करके देखिएगा ताकि आप लोग का टाइम बच सके। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए गाइस, सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले आप एक ध्यान रखिएगा कि ये पूरा चैप्टर पीरियोडिक टेबल पे घूमेगा, ठीक है, और उसके सारे प्रॉपर्टीज़ पर। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है उसके जो एलिमेंट होते हैं, मतलब जितने 118 एलिमेंट अभी तक हुए हैं, ठीक है। ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें मैंने एक्टिनाइड और लेंथेनाइड नहीं बनाया क्योंकि उसका भी नीड नहीं था। हमें नीड था सिंपल इस मेन ब्लॉक का नीड था। और उसमें भी ये वाले एलिमेंट जो कि होते हैं, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स को छोड़ करके जो बचे होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, उन सब का हमें नीड है, तो मैंने उसे बना दिया है। अब इन एलिमेंट्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो कि कंबाइन करके एटम बनाते हैं, ठीक है। अब एटम में भी हमको देखना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही यहाँ पर तीन या फिर हम कह सकते हैं सारे प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन पर हैं, क्योंकि मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी इलेक्ट्रॉन के गेन लॉस पे डिपेंड करता है। चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख के जानिए कि ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इसको इस फॉर्म में बनाया जाता है कि मतलब सारे एलिमेंट्स जो है एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं। पीरियोडिक मतलब इनके प्रॉपर्टीज़ कुछ एलिमेंट्स जाने के बाद, मतलब एक सर्टेन एलिमेंट्स को क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग पिछले एलिमेंट का जो है मतलब प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करेगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, हाइड्रोजन हीलियम हम गए, ठीक है, लिथियम बेरिलियम, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है, फिर नियॉन आ गया। अब नियॉन के बाद जो है यहाँ पर जो एक मतलब नॉन मेटालिक और इनर्ट गैस जो आएगा वो थोड़ा कैरेक्टर जो है सिमिलर होगा उसका नियॉन से, और नियॉन का सिमिलर होता है हीलियम से। तो मतलब आप ये कह सकते हैं इनमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से मतलब रखा गया, ऐसे बनाया गया इसको। चलिए अब आते हैं मेन बात पर। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है किसी भी मतलब एलिमेंट का, वो होता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है? ये आपका हो गया एटम, ठीक है। एटम में होते हैं प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन। इसके बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा एलिमेंट है, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर दो शेल है तो उसमें एक रूल होता है इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का, वो हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, जो कि होता है केमिकल बॉन्डिंग। अभी हम समझते हैं कि अंदर वाले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उसके बाहर जो भी मतलब वैलेंस होता है उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने चाहिए, तब वो जो है एक इनर्ट गैस मिलेगा, मतलब केमिकली स्टेबल रहेगा। अगर उसमें कम है, ठीक है, अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अगर वो कम है, ठीक है, तो वो स्टेबल की कैटेगरी में नहीं आएगा, मतलब वो इनर्ट गैस के कैटेगरी में आ ही नहीं सकता। उससे थोड़ा सा कम स्टेबल रहेगा, लेकिन वो मतलब थोड़ा रिएक्टिव होता है, केमिकली रिएक्टिव होता है। अब जैसे यहीं पे एग्जांपल हम ले लें, अगर यहाँ पे फ्लोरीन और नियॉन का, तो नियॉन एक इनर्ट गैस है, ठीक है, उसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मतलब सिंगल मोनोएटॉमिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जो फ्लोरीन है इसको चाहिए अपना एक मतलब एक और अपने जैसा दिखने वाला फ्लोरीन, ठीक है, वो उसके साथ मिलकर डाई एटॉमिक गैस बना लेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो हम जल्दी से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर लेते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, 5, 6, 7, चलिए 7 हम रखते हैं। अब 7 हो गए हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और 2 अंदर हैं, 7 और 2 हो गया हमारे पास 9। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा ये एलिमेंट बन रहा है, या फिर उसके पहले सिंपल सी बात ये है कि इन्हीं इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, ठीक है, इनकी गेन लॉस, ठीक है, इनका क्या प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करने का या फिर ये सब, ठीक है। चलिए अब पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, तो होता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कैसे नापा जाता है? जो बाहर वैलेंस शेल होता है, ठीक है, और अंदर जो ये प्रोटॉन का सेंटर है, ठीक है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको नापा जाता है, ये होता है एटॉमिक रेडियस। या फिर अगर हम कहें, अगर हमारे पास 2 एटम्स हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जो ये वाला डिस्टेंस होता है मेन, ये वाला, इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अगर डाई एटॉमिक गैस है तो उसका एटॉमिक रेडियस ऐसे निकाला जाता है, ठीक है।
दो एटम्स हैं, उनके एक का सेंटर और दूसरे के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा बीच में, उसको हम कहेंगे कि ये जो है उसका एटॉमिक रेडियस है। अब एटॉमिक रेडियस अलोंग अ पीरियड, मतलब अब देखिए पीरियड होते हैं 7, अभी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पीरियड है, इसको ध्यान दीजिएगा, दिमाग मत लगाइए, लेकिन 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है, और 18 ग्रुप्स होते हैं। 17th ग्रुप ये होता है और 18 ग्रुप ये वाला होता है, मतलब लास्ट इनर्ट गैस वाला ग्रुप ऐसे चलते हैं, ठीक है। और कैसे, ये ग्रुप 1 है, ये वाला ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ठीक है। और ये बीच में हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इनका फिल करने का जो तरीका होता है, मतलब इनके में शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो कुछ अलग तरीके से फिल होते हैं, मतलब उनका रूल थोड़ा अलग होता है। लेकिन इन सारे एलिमेंट्स में जो फिलिंग का जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो रूल है वो बहुत सिंपल है, जो कि आप लोग पढ़े भी होंगे 9th क्लास में, तो वैसा ही फॉलो होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इनके में कभी 2 वैलेंसी होती है, कभी 3 वैलेंसी होती है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, आप आयरन का ले लीजिए, तो आयरन में आप देखेंगे 2 टाइप की वैलेंसी होती है, ये फेरिक और फेरस, ठीक है। फेरिक होगा 3 वाला और फेरस होगा 2 वाला, तो ऐसे करके वो डिपेंड करता है, इसलिए अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे ये वाला। तो मैंने कहा ये हो गया ग्रुप 1, ये हो गया ग्रुप 2, ठीक है। अब जब हम लास्ट यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि ग्रुप 1 ग्रुप 2, अब ये ग्रुप 13 हो जाएगा, बोरॉन फैमिली वाला, ठीक है। ये है बोरॉन फैमिली। कार्बन फैमिली हो गया 14, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया 15, ऑक्सीजन हो गया 16, फ्लोरीन वाला हो गया 17, और ये लास्ट हो गया 18 ग्रुप, ठीक है। ऐसे करके ग्रुप्स में हो गया डिवाइड। अब यहाँ पे 7 पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स ऐसे चलेंगे ये, ठीक है। हॉरिजॉन्टली पीरियड्स चलते हैं, वर्टिकली ग्रुप्स चलते हैं। अब यहाँ देखिए, पहला पीरियड ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। एक आप इग्नोर कर दीजिए, या फिर मैं यहाँ से इरेज ही कर देता हूँ ताकि आपको ईजी पड़ेगा समझने में, ठीक है। सपोज़ ये था ही नहीं यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। अब ये कंप्लीट पीरियोडिक टेबल बन गया, ठीक है। 7 पीरियड्स 18 ग्रुप, आप याद रखिएगा, ये आ जाएगा लिखने के लिए, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा, या फिर किसी तरीके से तो पूछ ही लेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये बोर्ड में आता है, ठीक है। आप लोग को इतना आ गया, आप लोग को 20 एलिमेंट्स तक, या फिर 3rd पीरियड तक। 3rd पीरियड मतलब क्या, ये वाला पीरियड, दूसरा ये वाला, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं सब आपको याद होने चाहिए, इसी पे क्वेश्चन बनेगा, ऐसा आपका सिलेबस कहता है, ठीक है। आप सिलेबस में चेक करिएगा, तो सिर्फ 3rd पीरियड तक पूछा जाता है। मेरे पास सेलिना वाली बुक भी है कंसाइज, और मेरे पास एक रतन सागर बुक भी है जो कि रेमंड फर्नांडिस लिखे हैं, ठीक है। उस बुक को, दोनों में यही लिखा हुआ है, सिलेबस सेम है, या फिर आप सिलेबस वेबसाइट से भी चेक करेंगे तो सेम मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं पहले पर। तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस हमने क्या सीखा कि क्या होता है, हमने ये जान लिया एटॉमिक रेडियस कहते किसको हैं। अब ये डिपेंड करता है 2 चीज़ पर, ये सारे फैक्टर्स 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अगर ये सारी प्रॉपर्टी हैं तो ये भी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे अपने इंक्रीज और डिक्रीज वाले सिस्टम में। तो उन फैक्टर्स को आइए हम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, तो हमें जानना ज़रूरी है। यहाँ देखिए, एक हो गया एटॉमिक साइज, ठीक है, और एक हो गया न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मतलब ये वाले प्लस वाले, ठीक है, जो कि सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर। और एटॉमिक साइज तो मैंने आपको बता दिया, वही एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है इस पर, न्यूक्लियर चार्ज पर। अब देखिए, हम अगर पहले ग्रुप में आए, पहले ग्रुप या पहले ग्रुप के पहले पीरियड में, तो हमें हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन में क्योंकि एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, अगर हम इसके आइसोटोप्स को ना देखें तो, ठीक है। तो सिंपल वाला H11 वाला जो होता है एलिमेंट, इसमें देखेंगे तो एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन का क्योंकि पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो सिंपल मतलब दोनों अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं विद द सेम फोर्स, ठीक है। कोई यहाँ पे नंबर का मतलब ऊपर नीचे नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब सपोज़ हम लिथियम में आ जाते हैं। तो लिथियम में कितने हो गए, 1 2 3, यहाँ पे 3 प्रोटॉन हो गया और 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ठीक है इक्वल है, लेकिन तब भी यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है।
अंदर प्रोटॉन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे प्रोटॉन तो एक ही साथ है, सारे प्रोटॉन एक साथ हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक इतनी दूरी पर होगा, एक इतनी दूरी पर है, क्योंकि शेल वाइज डिपेंड करता है ना ये चीज़, ठीक है। अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे ऐसे, और बाहर में एक होगा। तो ऐसे करने पे आप एक चीज़ यहाँ देखेंगे कि ये वाला जो प्रोटॉन है ये इन दोनों को काफ़ी तेज़ से खींच रहा है, इसको अच्छे से नहीं खींच पा रहा है, मतलब इस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम है, इस पर न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट कम हो रहा है, ठीक है, प्रोटॉन का, एज कम्पेयर टू ये 2 अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। बड़ा इसलिए क्योंकि ये अच्छे से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पा रहा है, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में क्या था, ये हाइड्रोजन है, तो ये हो गया प्रोटॉन, उसका हो गया अंदर, और बाहर हो गया आपका ये शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आसानी से इसको खींचा था और अपने पास रखा था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर हो गया है इस प्रोटॉन से, शेल देखिए शेल बढ़ते जा रहा है ना, जितने ज़्यादा शेल बढ़ेंगे उतना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर भागता जाएगा, तो उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा, इसकी वजह से वो एटम का साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने एक चीज़ देखा कि जब हम नीचे आ रहे थे पीरियड ग्रुप में, जब हम नीचे आ रहे थे तो ये एटम का साइज बहुत बढ़ रहा था, ठीक है। इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे थे। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे थे तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर पुल जो है बहुत कम लग रहा था, या फिर बहुत उनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत कम हो जा रहा था उन इलेक्ट्रॉन्स पे जो कि बहुत दूर थे या फिर वैलेंस शेल में थे। तो इसलिए यहाँ पे साइज सबसे बड़ा हमने देखा। फिर जब हम अलोंग द पीरियड गए, मतलब एक पीरियड के अलोंग जब गए, तब भी हमने देखा कि ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि यहाँ पे शेल तो बढ़ा नहीं रहा है, एक ही पीरियड में अगर आप ट्रेवल करेंगे तो देखेंगे कि नंबर ऑफ शेल सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू पीरियड नंबर, जो भी पीरियड नंबर है उससे उतना ही नंबर ऑफ शेल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम 4th पीरियड में देखें तो 4th पीरियड में नंबर ऑफ शेल तो 4 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखिए बढ़ते जा रहा है। जितना आप इधर बढ़ते जाएंगे, ग्रुप वाइज बढ़ेंगे, उतना आप देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अंदर बढ़ रहा है, और क्योंकि शेल सेम है इसलिए प्रोटॉन बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन सारे पास पास आ जाते हैं। पास आते हैं, इसका मतलब एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होता जा रहा है। समझ रहे हैं कैसे? अब इतना ही अगर हम शेल रखें, सपोज ये 2 शेल है, तो गाइस यार लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा वीडियो ऑफ हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। हाँ तो गाइस हम लोग कहाँ पर थे, अलोंग, हाँ, व्हेन वी मूव अलोंग अ ग्रुप, मतलब अलोंग ग्रुप, और जब हम नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, और जब हम अलोंग अ पीरियड जाएंगे, मतलब एक पीरियड के अक्रॉस जब हम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। डी फॉर डिक्रीज एंड आई फॉर इंक्रीज। तो हमने एटॉमिक रेडियस सक्सेसफुली पढ़ लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? ये एक एनर्जी होता है, ठीक है, ये एक एनर्जी है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, या आप जो भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी है जब हम किसी आइसोलेटेड गैशियस एटम को देते हैं इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अभी देखिए ग्राउंड स्टेट है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये जो मतलब इस पर ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही निगेटिव चार्ज है। जब हम ये एनर्जी एक एटम, ठीक है, एक एटम या फिर एक एलिमेंट को, ये एक एटम ही कहलाएगा, ठीक है, तो एटम को जब हम देते हैं, ठीक है, और वो आइसोलेटेड होना चाहिए और अपने ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, तब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो गैशियस पॉजिटिव आयन बना लेता है। समझ में आ गया कैसे? देखिए, व्हेन एनर्जी सप्लाइड, ठीक है, टू एन एटम, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म्स अ गैशियस पॉजिटिव चार्ज, या आयन, चार्ज नहीं आयन, ठीक है, आयन होगा। अब इसका अगर सिंपल डेफिनेशन अगर आपसे मान लीजिए आ जाता लिखने, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए आइसोलेटेड गैशियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अब ये देखिए ग्राउंड स्टेट में है, टू फॉर्म अ गैशियस पॉजिटिव आयन। देखिए अब सिंपल सी बात है, एक एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिक्रीज जब हो जाएगा तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको डिक्रीज किया तो मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज। अब जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो ओवरऑल एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है
इसको हम मेजर किस यूनिट में करते हैं? आप क्या लिखेंगे? आपको लिखना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, या बुक में और भी दिया होता है, जैसे जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल दिया होगा, या फिर आप किलो जूल पर मोल, ठीक है। लेकिन इसका जो मतलब सिंपल सा अगर आपसे पूछता है यूनिट, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ईवी लिखेंगे, ओके, पर मोल आपको लिखना पड़ेगा। तो इतना आपको समझ में आया, आपको एटॉमिक रेडियस समझ में, आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम इसका ट्रेंड जानते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड क्या है कि कब बढ़ेगा कब घटेगा। सिंपल सा बात है, अलोंग अ पीरियड मतलब इस तरीके से जब हम जाएंगे, ठीक, अलोंग अ पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। अब इंक्रीज क्या होता है, ये भी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज पर और न्यूक्लियर चार्ज पर, ठीक है। जब हम अलोंग अ पीरियड जाते हैं, मतलब ये पीरियड में हम चल रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल यहाँ पे एकदम सेम है, ठीक है, कोई भी शेल में इंक्रीजमेंट नहीं है, और न्यूक्लियर चार्ज हमारा जो है अलोंग अ पीरियड हमेशा बढ़ता है। ये हमने एटॉमिक रेडियस में देखा कि अलोंग अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। अब जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन्स को और अपने पास बना के रखेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को और अपने पास ही बना के रखेगा, तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, और यही तो होता है ये आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। यही होती है वो एनर्जी होती है जो हम एक एटम को देते हैं उसके ग्राउंड स्टेट में, ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, ठीक है, वही एनर्जी। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उससे और बढ़ रहे हैं, उसी एटम में और बढ़े जा रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इट विल बी हार्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस शेल। इसलिए यहाँ पे आईपी जो है अलोंग अ पीरियड इंक्रीज होता है। रीज़न यही है कि क्योंकि अगर आपसे लिखने के लिए आ जाता है रीज़न, वैसे तो आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है आप देखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज अलोंग अ पीरियड, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव लिखिएगा, इफेक्टिव थोड़ा सा और अच्छा लगता है, इफेक्टिव ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलोंग अ पीरियड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर नहीं, इट इज़ मोर हार्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ एटम, ठीक है। ऐसे करके आप लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा आईपी का ट्रेंड अलोंग अ पीरियड। अब अलोंग अ ग्रुप आते हैं, ग्रुप में आप देखिए नीचे, तो ये डिक्रीज बता रहे हैं यहाँ पे, जैसा मैंने लिखा है। अब क्यों डिक्रीज बता रहा है, देखिए समझिए ध्यान से। अलोंग अ ग्रुप जब हम नीचे आ रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ये भी बताया था कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, ठीक है, जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगा, उसके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कम होते जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये बहुत ईजी होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। अब क्योंकि अगर ये बहुत ईजी हो जाता है इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, तो ये उतना ही कम एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में। समझ गए आप लोग? इसलिए अलोंग अ ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इतना आप समझ गए? चलिए, इसी से एक मिलता जुलता टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मिलता जुलता नहीं कहेंगे, थोड़ा सा अलग है। ये क्या होता है, अभी हमने देखा आयनाइजेशन पोटेंशियल में हम देख रहे थे एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। अब ये आईपी जो होता है, नहीं, ईए या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईपी कहते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ईए कहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी होता है रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड नहीं, व्हेन एन पॉजिटिव गैसियस एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स अ आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। समझ गए कैसे? देखिए, यहाँ पे हम एनर्जी दे रहे थे, तब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जा रहा था। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को देंगे और एनर्जी निकलेगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड थी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, वही हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। इतना आप समझ गए हैं? तो हमने क्या सीखा, आईपी में एनर्जी हम देना पड़ता था इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सिंपल, हम इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा एटम, तो एक टाइप की एनर्जी वहाँ पे रिलीज होगी। इसको भी मेजर करते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, थोड़ा सा इसको अभी हम ट्रेंड समझते हैं, या फिर इसका हम सिंपल अगर डेफिनेशन आ जाता है तो हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। देखिए, कुछ याद मत करिए, सिंपल समझिए क्या है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, या बुक में अगर आप देखेंगे, बुक में अभी देखेंगे हम लोग, पहले समझते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन पॉजिटिव गैसियस एटम
ठीक है, या फिर पॉजिटिव गैशियस आयन है, क्योंकि ये एटम नहीं है, यहाँ पे भी आयन बन गया, इस पर चार्ज आ गया, एंड पॉजिटिव गैशियस आयन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए, एक गैशियस आइसोलेटेड गैशियस एटम ही तो फॉर्म कर रहा है ये, तो सिंपल हम अपने से लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम किताब में देखें, मतलब अगर किताबी हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए सिंपल यहाँ लिखा आपको दिखेगा, इसको थोड़ा सा पास करते हैं, आपको दिखेगा इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म गैसियस नेगेटिव। अच्छा, ये बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से कह रहा है, ये सिंपल ये कह रहा है कि इसको ये इस तरीके से नहीं बना रहा है, इसको ये बना रहा है, ठीक है, वो भी मेरा वाला भी सही था, अभी बुक वाला भी सही है। ये सिंपल सा है, जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो एक निगेटिव आयन बन जाएगा, ठीक है, वो एटम, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ऐसा बुक कह रहा है। तो आप बुक का ही मानिए, बुक का सही है, ठीक है, मेरा सही था, लेकिन बस थोड़ा सा माइनस का यहाँ पे फर्क आ रहा था कि मैं जो है इसको पॉजिटिव बना के कह रहा था। चलिए बुक वाला सही है, आप बुक का ही लिखिएगा क्योंकि बुक ज़्यादा जानती है, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, हम थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। इसका भी ट्रेंड होता है, इसका ट्रेंड क्या है, अलोंग अ पीरियड, देखिए पीरियड के अलोंग हम जा रहे हैं, तो ये भी दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे, ठीक है। इसमें हमको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना है, ठीक है। तो जब हम अलोंग अ पीरियड जाएंगे तो देखेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब हम अलोंग अ पीरियड जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, उतना ही ईजी हो जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, समझ रहे हैं। लेकिन एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस आप बुक में जब पढ़िएगा तो आपको अच्छे से मिलेगा एक्सेप्शन, एक दो एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा इसमें। लेकिन अभी हम सिंपल अगर स्टैंडर्ड मोड में चलें तो अलोंग अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बार बार मैं बोल रहा हूँ इफेक्टिव लगाइएगा, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इट इज़ ईजी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जितना ईजी होगा एक्सेप्ट करना, उतना जो है ज़्यादा अमाउंट ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगा। जितना ईजिली एक्सेप्ट हो गया, जितना ईजिली, उतना लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, एनर्जी उतना ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज होगा, समझ गया आप। जितना इजीली एक्सेप्ट किया उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, तभी आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, सिंपल आते हैं ये ट्रेंड वाले, इंक्रीज डिक्रीज वाले। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि अलोंग अ पीरियड क्या हो रहा है। अब डाउन द ग्रुप या अलोंग अ ग्रुप देखें, अगर ग्रुप के अलोंग क्यों डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अभी हमने क्या सीखा, जितना इजीली एक्सेप्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे एक्सेप्ट की पावर डिक्रीज हो रही है क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। सपोज अगर मैं यहाँ से इसको अगर मैं डिलीट मारता हूँ या इरेज करता हूँ, डिलीट नहीं इरेज करता हूँ अगर, और इसको भी अगर हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, तो देखिए जैसे जैसे अगर हम बढ़ रहे हैं, ये मैं वही एटम बना रहा हूँ, अब देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे कम रहेगा, यहाँ उससे कम, या फिर यहाँ 2 बना देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं, और यहाँ पे 2 ही रखते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं देख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये उसका प्रोटॉन समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है देखिए, ये उतना ही दूर होते जा रहा है, ठीक है। क्योंकि उतना ही दूर हो रहा है तो ये बहुत ईजी हो रहा है, ईजी नहीं हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है इस प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन पे इस इलेक्ट्रॉन का कोई फर्क मतलब पता नहीं चल रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। इसका न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है। अगर वो डिक्रीज होगा तो वो कहाँ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, वो अपने ही इलेक्ट्रॉन को नहीं वो अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है, लूज कर देगा, तो वो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको कहाँ वो अट्रैक्ट करेगा। यही रीज़न है कि डाउन द ग्रुप या अलोंग अ ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज करती है। तो हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल देख लिया, हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लिया, हमने एटॉमिक रेडियस देख लिया। आइए जल्दी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल सा डेफिनेशन है, और हमेशा की तरह ये भी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी अपने ट्रेंड को लेकर के। देखिए सपोज H और Cl ले लेते हैं, ठीक है। H के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल का ये इलेक्ट्रॉन हमेशा लिखा जाता है, ये ल्यूइस का डायग्राम है, ठीक है। ल्यूइस एक साइंटिस्ट है, उनका ये डायग्राम बनता है, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं।
तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास देखिए, इसके पास 7 होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, 2 2 4 5 6 और एक हो गया ये 7। अब ये क्या करता है, क्लोरीन की एक टेंडेंसी है कि जब ये इससे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, जब ये इससे जो है, अब देखिए यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड मतलब अच्छा चलिए बॉन्ड को अभी साइड रखते हैं, मतलब अभी नहीं समझिए, अभी सिंपल समझिए। ये जब इससे बॉन्ड बना लेगा, आपने 9th में पढ़ा ही होगा, जब इससे ये बॉन्ड बना लेगा तो ये क्या करेगा, क्लोरीन अपने तरफ इसका भी मतलब हाइड्रोजन का भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच के कुछ इस तरीके का डायग्राम बना देगा। देखिए इस तरीके का बना देगा, तो क्या होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि क्लोरीन की एक ऐसी टेंडेंसी है कि वो एक अपने एक कंबाइंड फॉर्म में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ये हमने देख लिया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डेफिनेशन। इसका ट्रेंड भी 2 चीज़ पे डिपेंड करा, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलोंग अ पीरियड, आइए देखते हैं, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, आप यहाँ एक चीज़ देखिए, अगर ये क्लोरीन इसका भी एटम अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इसका भी एटम इसका भी जो प्रोटॉन या फिर इसका न्यूक्लियस जो है, या प्रोटॉन में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा है तभी ना ये बाहर के भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल रहा है कि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और क्योंकि अलोंग अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कम होगा, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ उससे ज़्यादा, और यहाँ लास्ट में सबसे ज़्यादा। इसको मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसका एक अलग ही एक्सेप्शन है, कुछ में क्या 0 होता है, कुछ में कुछ होता है, ठीक है, उसको अभी बात नहीं करते, 18 ग्रुप की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम 17 देखें। तो न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि बढ़ते जा रहा है तो ये और इजी होगा किसी और के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। इसी कारणवश जो अलोंग अ पीरियड, मतलब अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ते जाता है। अब आते हैं अलोंग अ ग्रुप में देखिए, क्योंकि ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज आपका घटता है, ठीक है, अगर कंपेयर करें इसके पहले वाले से, जैसे क्योंकि नंबर ऑफ शेल आपका बढ़ गया जिससे एटॉमिक साइज बढ़ गया, एटॉमिक साइज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज घट गया, न्यूक्लियर चार्ज घट गया तो वो अपने ही इलेक्ट्रॉन को जब नहीं अपने तरफ खींच पाएगा, ठीक है, तो कैसे वो दूसरे के या फिर बाहरी बॉन्ड वाले पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को कैसे अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। ये भी तो इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने मतलब बॉन्ड वाले जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ खींच ले, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा है तो बाहर के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, इसलिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो डिक्रीज होते जाता है। हमने इंक्रीज देखा, हमने डिक्रीज देखा, चलिए हो गया। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर आप नाम से समझ रहे होंगे, मेटालिक किसका जितना मेटल होना। अब इसका इलेक्ट्रॉन से रिलेशन क्या है, अगर हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करें, जो एटम जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है वो उतना ही मेटालिक है। जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन, अभी यहाँ पे ये वाला हम सिस्टम हटाते हैं, इसको हटा करके हम जो है यहाँ देखिए, जो एटम जितना ईजिली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा वो उतना ही मेटालिक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे सोडियम हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है, ये हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, फिर आपका एल्यूमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इसलिए मेटालिक होंगे, ठीक है, समझ गए, ये सिंपल सी बात है। ये कैसे डिपेंड करेगा, अलोंग अ पीरियड। अलोंग अ पीरियड जब हम देख रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि न्यूक्लियर का जो चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बांधते जाता है इधर की तरफ, जब हम अलोंग अ पीरियड बढ़ते हैं, क्योंकि वो बांधेगा तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो पाएंगे, और लूज नहीं हो पाएंगे तो वो मेटालिक नहीं कहलाएगा, इसीलिए अलोंग अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होते हैं, क्योंकि ईजिली देखिए डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ते जाता है, ठीक है, बढ़ते जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज आपका घटते जाएगा, ईजिली जो है इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल सकते हैं, मतलब वो अपने न्यूक्लियस की बात नहीं मानेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप से निकल जाएंगे। अगर ये देखिए ये सारे शेल्स हैं, ठीक है, अभी इसको मैं भर नहीं रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन बहुत बाहर पड़ जाता है इसलिए ये अपने न्यूक्लियस की बात नहीं मानता है और वहाँ से वो निकल जाता है, ठीक है। तो
जितना जल्दी निकल गया उतना ज़्यादा मेटालिक। नॉन मेटालिक कैरेक्टर में अब देखिए, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन होगा, ठीक है, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन होगा, कोई एटम अगर कर लेता है जितना इजीली गेन इस बार, वो उतना ही नॉन मेटालिक हो जाता है। एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल आइए देखते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इस बार देखिए, इस बार हम एग्जाम्पल लेंगे क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का, फिर फ्लोरीन का, और कौन से हैं, फिर कार्बन, नहीं कार्बन तो मेटलॉइड हो जाता है, इसका नहीं बात करते हैं। मतलब ऐसे बहुत बहुत सारे ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन मेटालिक है। अब ये क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन जैसे इसका एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है 2,6। अब 6 जो है, 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे तो सकता नहीं है, जाहिर सी बात लेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। अब जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, मतलब इस एटम ऑक्सीजन एटम में जितना ईजिली 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये उतना ही नॉन मेटेलिक बन जाता है। और क्योंकि इसको लेना ही पड़ता है तो ये नॉन मेटेलिक कहलाता है। इसका ट्रेंड देखिए, दो चीज़ पर डिपेंड करता है, जैसा मैंने कहा 2 पर, ठीक है। जब अलोंग अ पीरियड जाते हैं, जब एक पीरियड के अलोंग जाते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, पीरियड के अलोंग क्योंकि एटॉमिक साइज उतना ही रहता है, मतलब कम होते जाता है, उतना नहीं रहता है, सॉरी एटॉमिक साइज क्योंकि कम होते जा रहा है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है तो उसको अपने मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ईजी होगा कि नहीं होगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने में ले लेगा। जब अपने में ले लिया, जितना ईजिली वो गेन कर लिया उतना ज़्यादा नॉन मेटालिक, इसलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाता है। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर अलोंग अ ग्रुप देखते हैं। अलोंग अ ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप में नीचे आते वक्त, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ते जाता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज हमारा डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। जब न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो अच्छे से गेन नहीं कर पाएगा, वो अपने ही इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाएगा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन नहीं कर पाएगा। जब वो गेन नहीं कर पाएगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर नीचे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। अरे सिंपल सी बात है, ये 3 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, ये 3। इसमें आप देखिए तीनों में अलोंग अ पीरियड इंक्रीज हो रहा है, अलोंग अ ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, इतना आपको याद हो गया। एटॉमिक रेडियस आप ऐसे समझिए, नीचे क्या होगा, नीचे बढ़ेगा इधर घटेगा, नीचे बढ़ेगा इधर घटेगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा, इसको आपको ये भी याद हो गया। बचा मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब मेटालिक कैरेक्टर आप अपने दिमाग से भी लगा सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं आ रहा है वहाँ पे याद एग्जाम में, आप सिंपल समझिए, इस साइड में देखिए, अगर इस लेफ्ट साइड में देखिए पीरियोडिक टेबल के, तो सारे मेटल्स होते हैं, इधर सारे नॉन मेटल गैस। अब गैस नॉन मेटल ही होगा ना, तो इधर नॉन मेटल है, तो सिंपल सी बात है, इधर जब नॉन मेटल बढ़ रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं तो इधर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अब इधर क्योंकि मेटल ज़्यादा हैं तो इधर जो मेटल ज़्यादा है तब भी इधर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। अगर आप इतना जान गए कि किधर मेटल है किधर नॉन मेटल है, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट सिंपल समझ जाएंगे। अगर नहीं समझे तो याद कर लीजिए इसको, ठीक है, उससे ज़्यादा क्या कहें। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और रिवाइंड करके देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपके पास तो वीडियो, आप उसको फिर से प्ले करके देख सकते हैं, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और यहीं आप मत छोड़िए पढ़ाई, ठीक है, आपको ये चीज़, आपको ये टॉपिक अगर आप अभी पूरे साल पढ़ेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 3 से 4-5 बार यही टॉपिक को रिवाइज करना पड़ेगा। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे 3-4-5 बार, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या। एक बार में आप नहीं समझ पाएंगे, कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसको आप जो है बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, या फिर अपनी बुक का रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सारे सब्जेक्ट का बुक रीडिंग अवश्य करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आएगी पूरी कॉन्सेप्ट। बुक में अभी आपको कई चीज़ ऐसे मिलेंगे जो चीज़ मैंने नहीं कवर किया है, तो वो चीज़ आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया है। हाँ, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमिस्ट्री के और फिज़िक्स के, बायो के भी कर लेते हैं अगर चाहिए, मतलब सारे, मतलब जितने होंगे मैं सारे करा दूंगा, ठीक है। तो अगर चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, वो सब पड़ जाएगा, ठीक है।
टाइम टू टाइम ही डालूंगा, क्योंकि अगर पहले हम चैप्टर कर लेते हैं तो कम से कम केमिस्ट्री के अगर 5 चैप्टर हो जाते हैं, आपके फर्स्ट सेमेस्टर या फिर आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए उतने ही आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर स्कूल्स में अगर वहाँ पे प्री बोर्ड नहीं होता है तो डायरेक्ट तो फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट टर्म या हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें लगभग 5 से 6 चैप्टर सारे सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाना मस्ट है। वहीं से गाइस क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड में से, जो जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे मतलब प्रीवियस ईयर में से ही आते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।